पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एक में ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरा हो गया, ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। तीसरा हुआ, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस रूप में बदल जाती है। ऑप्शन है सारे गलत, सारे सही, ए और सी सही, बी गलत, ए और सी गलत, बी सही। तो इसमें पहला जो है वो सूखी बर्फ़ को हम लोग ठोस CO2 को सूखी बर्फ़ के रूप में जानते हैं, और CO2 जो है एज ए सब्लिमेशन मटेरियल के रूप में इसका यूज करते हैं। तो 3 नंबर ए और सी सही है और बी गलत है, ए वाला आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है? तो देखो, स्थितिज ऊर्जा मैकेनिकल जो है वो 2 गो में बट गया। एक में बट गया काइनेटिक में, एक वो बन गया काइनेटिक में, और एक हो गया एस्थेटिक में, जिस गतिज ऊर्जा, दूसरा हो गया स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो गति के कारण जो होगा उसको गतिज ऊर्जा, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो कह रहा है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा कौन है? एक में लुढ़कता हुआ पत्थर, दूसरा चलती गोली, उठाया हुआ तावड़ा, बहने वाली हवा। तो इसमें बहने वाली हवा, इसमें भी क्या है? गति है। चलती गोली, इसमें भी गति है। लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें भी गति है। लेकिन ये जो है उठाया हुआ हथौड़ा में कोई गति नहीं है, वो तो स्थिर है, इसलिए इसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो देखो, आरोपित बल पर, बल और विस्थापन के कोण पर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि W जो होता है Fx cos थीटा, क्या होता है? Fx cos थीटा, यानी कि W किस पर, वर्क किस पे डिपेंड करता है? बल पे डिपेंड करता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, और उनके बीच के एंगल यानी थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरोपित बल पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, तीसरा हो गया विस्थापन पर, चौथा हो वस्तु के द्रव्यमान पर। तो मेरा आंसर सटीक हो जाएगा बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। ठीक है, विस्थापन के कोण पर। अच्छा, उसके साथ साथ वस्तु के द्रव्यमान किया गया कार्य जो है वस्तु निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, निर्भर किस किस पर करता है? आरोपित बल पर, बल के विस्थापन के बीच कोण पर और विस्थापन पर। निर्भर नहीं करता है किस पे? वस्तु के द्रव्यमान पर। चौथा क्वेश्चन है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफी और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, माइकल फैराडे ने, हाइनेरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, जोसेफ जॉन थॉमस ने। किसने रखी थी? तो हाइनेरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखी थी। किसका? भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव रखी थी रुडोल्फ हर्ट्ज ने। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? देखो, पानी में, निर्वात में, वायु में, कांच में, किस में करता है? तो ये निर्वात में सबसे अधिक करता है। किस में करता है? निर्वात में सबसे अधिक करता है प्रकाश। ठीक है, लेकिन ध्वनि किस में करता है? ठोस में करता है। एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की सबसे अधिक वेग किस में होती है? साउंड का। तो साउंड का वेग सबसे अधिक होता है सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में सबसे अधिक होता है। और लेकिन लाइट का किस में होता है? निर्वात में लाइट का सबसे अधिक होता है। लाइट का किस में होता है? वैक्यूम में जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक सड़क के किनारे गिरकर 0.5 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंचता है। यानी कि ऊपर से कोई वस्तु किस किनारे है और नीचा गिर रहा है। तो टी कितना हो गया इसमें? टी हो गया 0.5
5 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जब गिर रही वस्तु हो तो ये कितना होता है, u बराबर होता है 0 और v हमको ज्ञात करना है और हमको g भी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो गति क्या होती है, टकराते समय माने नीचे आया गति, हमको v निकालना है। तो एक फार्मूला होता है u माइनस होगा और g भी दिया हुआ है, वैल्यू हमारा g भी दिया हुआ है और तो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण के समक्ष काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के साथ काम कर रहा है, कोई नीचे आ रहा है, ऊपर जाता है तो विरुद्ध में, तो इसे प्लस हो जाएगा gt, ठीक है। अब देखो u तो 0 हो गया, gt कितना हो गया, g हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और t कितना हो गया 5, तो 10 × 5 = 50 यानी कि 5, यानी कि मेरा कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर मंदन क्या है। तो देखो अगर चाल में परिवर्तन होते जा रहा है, चाल में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर त्वरण घट रहा है, एक्सीलरेशन अगर घट रहा है तो निगेटिव होता है और निगेटिव त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। तो अपरिवर्तनशील त्वरण है ना, धनात्मक त्वरण, जड़ त्वरण, तो ये क्या होगा ऋणात्मक त्वरण। तो अभी क्या बताएं कि ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट, ये VVI क्वेश्चन है रेलवे के लिए। क्या है ये, रेलवे के लिए VVI क्वेश्चन है। देखो बनाएंगे कैसे, अगर याद नहीं रहेगा भी तो क्या करेंगे, घंटा को क्या करते हैं 60 × 60 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया 1000, तो ये कितना हो गया 36, इस पे कैसे होना 3 × 2 = 5 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे दशमलव देना होगा, अगर लिखने का तरीका चेंज कर दिया जाए तो 3.6 करेंगे तो इस पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो यही दे रहा है, या तो 36 पे 5 शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या हमको दूसरे लैंग्वेज में ये भी लिख कर कभी कभी दे देता है। इसलिए इसको याद रखेंगे, VVI याद नहीं भी रखेंगे तो इसको पहले सेकंड में बदल लेंगे और फिर इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे और तब मेरा काम हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, विखंडन कई प्रकार से होते हैं। तो विखंडन हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है नाभिकीय, न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर, और एक होता है संलयन, एक होता है संलयन, ठीक है। ये विखंडन में क्या होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन, ये होता है फ्यूजन है ना, फ्यूजन और फ्यूजन। तो देखो विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, बड़ा अणु, ये बड़ा अणु होगा वो छोटा छोटा में टूटता है, इसको क्या करते हैं विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। संलयन में क्या होता है, संलयन संयोजित क्या होता है, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें बड़ा, इसमें छोटा छोटा अणु क्या होता है जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करता है। तो इसको इसमें क्या होता है 2 प्रकार के हो गया, ठीक है, 2 प्रकार के मुख्य रूप से विखंडन हो गया, एक नाभिकीय विखंडन, एक हो गया नाभिकीय संलयन। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। अब देखो हम मैकेनिकल एनर्जी पीछे बता चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार को होते हैं, एक काइनेटिक और दूसरा स्टैटिक्स। एक काइनेटिक एनर्जी हो जाता है काइनेटिक और दूसरा होता है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी। इसलिए से यांत्रिक जो है
ये यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यही वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखो हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर से होती है विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाइग्रोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आर्द्रता मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? विशिष्ट घनत्व मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मिलता है। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर से गाड़ी पहिए की दूरी नापते हैं। और पनडुब्बी तो भाई एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अकादमिक सिद्धांत पर कोम काम नहीं करता है, तो ओडोमीटर दूरी मापने वाला में इसमें कुछ जल से संबंधित नहीं है, तो ये जल से संबंधित नहीं है, तो यही होगा ओडोमीटर आंसर मेरा। 13 नंबर क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। अब देखिए 1872 से एक रिलेट कर लीजिए। 1872 में जनसंख्या का पहला बार गणना किया गया था। जनगणना पहली बार लॉर्ड मेयो, इससे रिलेटेड कर देते हैं, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में पहली जनगणना। और 1881 में हुआ था रिपन के आधार पर, जो 10 वर्षों पर होता है, प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। देखिए ऐसे से रिलेट कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा नंबर, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnACO2 Na2CO3 Na2CO3 Na2CO3। तो यही होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, यही होता है Na2CO3। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जी की SI इकाई, त्वरण की SI इकाई, अरे गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहिए था, गुरुत्वीय त्वरण की SI इकाई डैश के बराबर होती है, जो कि है। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण, वही त्वरण कोई भी हो, किसी भी प्रकार का त्वरण हो, तो त्वरण का वही होगा क्या? वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी मीटर सेकेंड -2, यही होगा। चाहे त्वरण किसी प्रकार का हो, गुरुत्वीय त्वरण हो या सिंपल त्वरण हो, तो इसमें क्या करेंगे? मीटर सेकेंड -2 होगा, यानी कि 3 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी ऊतक की संयोजी तंतु, अस्थायी ऊतक की संयोजी तंतु क्या बनाते हैं? छलनी नली कोशिका क्या बनाते हैं? तो एक अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। क्या चीज़? अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। जब प्रकाश क्या करता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर करता है। तो देखो विरल माने उसमें कोई उसको प्रकाश को रोक टोक करने वाला नहीं है, यानी कि हो गया निर्वात समझो। सघन थोड़ा सा नहीं कहता है कि यहाँ की आबादी सघन आबादी है, तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, तो क्या होगी? इसकी गति जो है कम जाएगी, इसकी गति जो होगी क्या होगी? कम जाएगी, इसकी गति कम हो जाएगी, और गति इसका कम हो जाएगी और अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, ठीक है। और जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, ठीक है, अविलंब से दूर भाग जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इसकी गति कम हो जाती है, ठीक है। जब ये VVI ये भी है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, फिजिक्स का लगभग क्वेश्चन जो VVI है, जो बार बार रिपीट वही क्वेश्चन को किया जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मस्ट है।
मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई। अभी पिछले बार भी पढ़े हैं कि मंदता क्या होता है। मंदता रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम त्वरण कहते हैं, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही रिटार्डेशन कहलाता है। तो त्वरण किसी ऋणात्मक त्वरण हो या धनात्मक त्वरण है, त्वरण का क्या होगा मात्रक, मीटर प्रति सेकंड होगा स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसके मापा जाता है, ये दूरी का मापा जाता है। ये वीवीआई, ये वीवीआई के वीवीआई हो जाएगा। देखो ऊर्जा होता है, कार्य का मात्रक होता है। वेग किसी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है। ये शक्ति पावर हो गया, ये दूरी हो गया, प्रकाश वर्ष दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 4.946 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जो भी दिया हुआ रहे उस तरह से हमको ये चेक करते हैं। और सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, पार्सेक होता है। और एक पार्सेक कितने के बराबर होता है, 1p कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, जो भी आई ये दोनों क्वेश्चन बराबर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध बताता है। तो क्या होता है, ओम का नियम V बराबर क्या आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर। अब देखो इस रिलेशन किसके किसके बीच हो गया, विभवांतर, करेंट और रेजिस्टेंस के बीच हो गया। तो V और मुख्य रूप से ये किसके किसके साथ वैरी करता है, V समानुपाती होता है करेंट के। ठीक है, तो विद्युत आवेश विभवांतर जो है विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। ये तो हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट लगाया जाता है, लेकिन मुन्ना विभवांतर और करंट के बीच के दर्शन होता है। इसे ओम ने क्या किया था, ओम नामक वैज्ञानिक ने ये रिलेशन बताया था। अगला क्वेश्चन है, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतना है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें अगर जी। तो देखो स्थितिज ऊर्जा कितना है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 480 बराबर होता है mgh के बराबर होता है, mgh। अब देखो mgh में कितना होगा, द्रव्यमान कितना है 12 kg और g कितना दिए हुए, g दिया हुआ 10, तो 10 रख देंगे। h हमको पता नहीं है तो h पता कर लेंगे। तो 480 से इसको काटो तो 12 चौका 48 है ना, 12 चौका 48, 120 4 हो जाएगा। यानी कि ये मेरा 4 मीटर जो होता है ऊंचाई हो जाएगा। बस इसी तरह का सिंपल पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, स्टैटिक एनर्जी से रिलेटेड। बट हमको सबसे पहली ज़रूरत है कि छोटी छोटी फार्मूला को याद करना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। हैव अ नाइस डे।